मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 4 विश्व का इतिहास। हमने पिछली क्लास में जो है आपका जो जर्मनी का एकीकरण था उसको हम स्टार्ट कर चुके थे। जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने जर्मनी का एकीकरण जो था और उसमें किस प्रकार से जो है एकीकरण में इसमें सहायक तत्व होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास में हमारा थोड़ा यहाँ पर जो आपका तीसरा पॉइंट रहता है, इसका तीसरा चरण फ्रैंको व प्रशियन युद्ध व फ्रैंकफर्ट संधि, उसको हम पढ़ रहे थे। यहाँ तक हो चुका था आपका कि किस प्रकार से जो है प्रसा व फ्रांस के बीच युद्ध समाप्त होता है और संधि होती है फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, इस संधि के दौरान होता क्या है, इस संधि के होने के बाद में फ्रांस को मेज व स्ट्रॉमबर्ग सहित अल्लास व लॉरेन के प्रदेश जो है जर्मनी को देने पड़ते हैं और फ्रांस को जो है युद्ध हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड्स की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बाध्य किया, जो 3 वर्ष में चुकाने थे। कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोहे की नीति, बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस व कूटनीतिक कुशलता के कारण ही हो सका था। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने पूरा जो कंप्लीट हमने अभी तक पढ़ा जो भी जर्मनी के एकीकरण के विषय में, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है वो किसके द्वारा माना जाता है, बिस्मार्क के द्वारा। यह माना जाता है कि जर्मनी का एकीकरण जो है बिना बिस्मार्क के जो है हो ही नहीं पाता। तो इसके लिए जो है जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, बिस्मार्क ने। और इनके जो एक अगर हम जर्मनी के एकीकरण की अगर नीति की बात करें तो इनके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी वह नीति थी रक्त और लोहे की नीति। रक्त और लोहे की नीति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह युद्ध के द्वारा ही संपन्न हो सका है। अगर यहाँ पर युद्ध नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमने इसमें बहुत कंटिन्यूटली जो है युद्ध देखे हैं और युद्ध के बाद में जो है इसमें एकीकरण में अलग अलग जो क्षेत्र थे या प्रदेश थे या देश थे जो एकीकरण के दौरान जो है मिलते रहे उसमें और एकीकरण होता रहा। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो अपना एकीकरण रहता है वह रहता है इटली का एकीकरण। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में जो है नेपोलियन की विजय का महत्वपूर्ण योगदान था। जिस प्रकार से हमने जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को पढ़ा, तो इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान किसका रहेगा, नेपोलियन का। तो आपको बिस्मार्क का नाम और नेपोलियन का नाम दोनों ही आपके, यह एक इम्पोर्टेंट नाम रहता है, ये आपको याद रहने चाहिए दोनों ही नाम, बिस्मार्क का भी और नेपोलियन का भी। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में किसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नेपोलियन को। तो नेपोलियन की विजय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसके अंतर्गत, इटली के एकीकरण के दौरान। ठीक है, तो नेपोलियन की इटली की विजय के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना की और सम्राट बनने के बाद अनेक छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर दिया, केवल 3 भागों में समाहित कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि एकीकरण ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर रखा है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों द्वारा जो है ये शासित है। सभी इस पे हर किसी ना क्षेत्र पर कुछ उपनिवेशिक साम्राज्य थे या कुछ इस प्रकार से थे, कुछ स्वतंत्र देश थे। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग विभिन्न भागों में बटे हुए थे। तो उनको जो है जो भी छोटे बड़े राज्यों में ये बटे हुए थे उनको क्या कर दिया गया, बाद में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेपोलियन जब बनता है, सम्राट बनता है, तो नेपोलियन के सम्राट बनने के बाद में जो है सब छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर दिया जाता है और सिर्फ 3 भागों में इसको क्या कर दिया गया, समाहित कर दिया गया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यहाँ पर जो पहले सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए,